हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग नेस्ट। मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने अपने चैनल पर आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि यूपी पीजीटी और टीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन मैं कंप्लीट यहाँ पर करवाऊंगी, कंप्लीट सिलेबस प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज के साथ। तो उसी सीरीज में हम आज फर्स्ट इनकम टैक्स की यूनिट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 में जो चेंजेस आए हैं वो समझाऊंगी। फिर वन बाय वन करके हम जो एक्ट 1961 है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जो एज इट इज है, प्लस एग्रीकल्चरल इनकम एंड ऑल जो भी हमारे सिलेबस के टॉपिक है, वन बाय वन कर क्लासेस में उनको कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको टॉपिक समझ आएगा और आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी और आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। तो बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025। देखिए, जो इनकम टैक्स एक्ट है 2025, जो कि हमारा नया एक्ट है, न्यू एक्ट है। Just give me a minute. यस, जो ये हमारा नया एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 2025, इसने किसको रिप्लेस किया है? इसने जो हमारा पहला आईटी एक्ट है, जो कि कब आया था, 1961 का एक्ट है, उसको रिप्लेस करके क्या आया अब हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025। और ये स्टार्ट कब से होगा? इसका जो एनफोर्समेंट होगा, मतलब ये स्टार्ट कब से होगा, ये एनफोर्स होगा 1 अप्रैल 2026, जो हमारा करंट में चल भी रहा है। तो ये एनफोर्स हो चुका है 1 अप्रैल 2026 से। हम थोड़ी सी इस एक्ट की जर्नी पढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारे पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम होते हैं उनमें फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक्ट कैसे आया, कब स्टार्ट हुआ, कब बिल पास हुआ, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जो इसका बिल था, इस एक्ट को पास करने का बिल था, वो 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर 21 जुलाई 2025 को इसके अंदर एक स्टैंडर्ड कमेटी रिपोर्ट थी, उसने क्या किया, 285 प्लस रिकमेंडेशंस दी। तो इस बिल को कुछ टाइम के लिए विड्रॉल कर लिया गया और उसमें उन रिकमेंडेशंस को लॉन्च किया गया। फिर जो अमेंडमेंट्स लाई गई, उसके बाद ये बिल 11 अगस्त को सबसे पहले पास हुआ लोकसभा के सामने। लोकसभा में प्रेजेंट किया गया इस बिल को। फिर वहां से एक्सेप्टेंस मिलने के बाद 12 अगस्त को इसको राज्यसभा में पेश किया गया, राज्यसभा में। और फिर लास्ट में 21 अगस्त को इस बिल के ऊपर किसने साइन कर दिया? प्रेसिडेंट ने। इसको किसकी एक्सेप्टेंस मिल गई? प्रेसिडेंट की, हमारे देश के राष्ट्रपति महोदया की। उन्होंने जब इस बिल को साइन कर दिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? एक्ट में। किसमें कन्वर्ट हो गया? एक्ट में। दोबारा से पढ़ते हैं, हमारे लिए क्या डेट्स इंपॉर्टेंट है। मेन आपको ये एग्जाम के लिए 3 डेट्स याद रखनी है। 11 अगस्त 2025 को इसको कहाँ प्रेजेंट किया गया? पार्लियामेंट के अपर हाउस में, लोकसभा में। 12 अगस्त 2025 को इसमें किसमें पास किया गया? राज्यसभा में। और 21 अगस्त को इसको किसके सामने प्रेजेंट किया गया? हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय के सामने, प्रेसिडेंट जी के सामने। तो जब इनको 21 अगस्त को प्रेसिडेंट ने उस पर मोहर लगा दी, स्टैंप लगा दी उस एक्ट पर, इस बिल पर, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया? एक्ट में। इसका मतलब अगर ये पूछा जाए कि जो हमारा आईटी एक्ट 2025 है, वो कब, मतलब कब उसको प्रेसिडेंट की एक्सेप्टेंस मिली, तो हम बोलेंगे 21 अगस्त 2025 को उसको क्या मिली? प्रेसिडेंट की असेंट मिली और उसको गजेटेड नोटिफिकेशन कर दिया गया। और अगर ये एग्जाम में पूछा जाए कि जो आईटी एक्ट 2025 है वो एनफोर्स कब से होगा, उसका एनफोर्समेंट कब से होगा, या हो चुका है क्योंकि हम 2026 में ही है, इसका एनफोर्समेंट कब से हो चुका है? 1 अप्रैल 2026। तो यहाँ पर 3 से 4 फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने हैं। 11 अगस्त लोकसभा, 12 अगस्त राज्यसभा, 21 अगस्त प्रेसिडेंट की असेंट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रेसिडेंट ने इसको कब असेंट दी, और उसके बाद इसको एनफोर्समेंट, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एनफोर्स कब से होगा? 1 अप्रैल 2026 से एनफोर्स हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये जो नया एक्ट लाया गया, आईटी एक्ट, जो ये 2025 लेकर आया गया, क्या रीजन था इसके पीछे? इसके पीछे ये रीजन था कि जो हमारा पुराना एक्ट है, जो हमारा पहले वाला एक्ट था, इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज हुई थी, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी थी, बहुत ज्यादा सेक्शंस का रिपीटेशन हुआ हुआ था।
तो उनको लगा क्यों ना इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर को क्या बनाया जाए, सिंपल बनाया जाए, ताकि एक लेमैन भी ना बहुत इजीली और कंफर्टेबली समझ सके कि इनकम टैक्स की लैंग्वेज क्या है। स्ट्रक्चर को सिंपल बनाने के लिए उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, आईटी एक्ट 2025 लेकर आए। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, जितने सेक्शन थे उनको कंपैरेटिवली कम किया गया, शेड्यूल्स को कंपैरेटिवली कम किया गया। तो ये सारे सेक्शंस मैंने यहाँ लिखे भी हुए और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, सबसे बड़ी बात हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि पहले जो हमारा आईटी एक्ट 1961 था, उसमें कितने सेक्शंस थे, उसमें 819 सेक्शंस थे। पर ये जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया, इसमें इन सेक्शंस को कम कर कर कितने सेक्शंस रह गए, अब 536 सेक्शन रह गए। पहले थे 819 सेक्शंस, एट प्रेजेंट कितने सेक्शंस रह गए हैं, 536 सेक्शंस। नेक्स्ट, पहले जो हमारा आईटी एक्ट 1961 था, उसमें कितने शेड्यूल्स में थे ये सेक्शन, उसमें ये 14 शेड्यूल्स में कैटेगराइज थे सेक्शन। बट आज की डेट में इनको और बढ़ा दिया गया है, दो और एक्स्ट्रा शेड्यूल्स को यहाँ पर लाया गया। अब कितने शेड्यूल्स बन गए हैं, 16 शेड्यूल्स। नेक्स्ट है रूल्स, पहले कितने रूल्स थे 1961 के एक्ट के अंदर, 511 रूल्स थे। अब इन रूल्स को भी बहुत कम कर दिया गया, अब कितने रूल्स रह गए हैं, 333 रूल्स रह चुके हैं। नेक्स्ट है फॉर्म्स, जिन फॉर्म्स के थ्रू आप टैक्स के फॉर्म, जैसे टैक्स भरने के लिए रिटर्न भरने का कोई फॉर्म है, या फिर टीडीएस के लिए, टीसीएस के लिए, जो भी फॉर्म्स लगते हैं हर चीज के लिए, वो फॉर्म्स के टोटल नंबरिंग पहले कितनी थी इस एक्ट में, 399 फॉर्म्स थे। आज की डेट में मैसिव रिडक्शन हुआ है, कितना रिडक्शन कर दिया गया, 190 फॉर्म्स है, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक्ट 2025 क्या होता है, कवर अप होता है। तो ये आपके पीजीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पीजीटी एग्जाम के लिए फैक्ट्स याद कर कर जानी है। पहला फैक्ट क्या है, पहले सेक्शन थे 819, अब सेक्शन हो गए हैं 536। मतलब ऑन एन एवरेज कितना परसेंट रिडक्शन हुआ सेक्शंस में, 35% रिडक्शन हुआ। पहले जो पुराना वाला इनकम टैक्स एक्ट था 1961, उसमें कितने शेड्यूल थे, 14 शेड्यूल थे। आज की डेट में दो शेड्यूल और ऐड कर दिए गए, कितने शेड्यूल बन गए हैं, 16 शेड्यूल बन गए हैं। पहले कितने रूल्स थे पूरे एक्ट के अंदर, 511 रूल्स थे। आज की डेट में कितने रूल्स रह गए हैं, 333 रूल्स रह गए हैं। और पहले कितने फॉर्म्स थे, जो पूरा लीगल, जो हम लीगल सारा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं टैक्सेशन का, कितने फॉर्म्स के अंडर कवर अप था, पूरा का पूरा टैक्सेशन सिस्टम 399 फॉर्म्स के अंडर कवर अप था। आज की डेट में वो कितने फॉर्म्स रह गए हैं, 190 फॉर्म्स रह गए हैं। आई होप समझ आई होंगी ये चीजें। इसको आपने याद करना है, ये बिल्कुल फैक्ट्स हैं, ये बिल्कुल आपको पेपर में हेल्प करेंगे। इसके बाद आते हैं, अब हम कुछ ना चेंजेस की बात करते हैं कि जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें क्या चेंजेस लाए गए। देखो, अगर मैं चेंजेस की बात करूं, फर्स्ट चेंज तो हमारा क्या आया, जो सबसे बिगेस्ट चेंज था, टर्मिनोलॉजी में चेंज आया, टर्म्स में। जो हमारा पुराना एक्ट था 1961, उस 1961 में ना एक तो था हमारा प्रीवियस ईयर और एक था हमारा असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता था, मतलब जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते थे, उसके लिए हम वर्ड यूज करते थे, इनकम अर्न करने वाले ईयर को हम वर्ड यूज करते थे क्या, प्रीवियस ईयर। और असेसमेंट ईयर का क्या मतलब होता था, असेसमेंट ईयर का मतलब होता था करंट ऑनगोइंग ईयर, जो चल रहा है, करंट ऑनगोइंग ईयर। तो बड़ा ना डिफिकल्ट हो जाता था आईटीआर भरते हुए क्लाइंट्स को समझाना कि ये प्रीवियस ईयर है, ये असेसमेंट ईयर है, आपका इस प्रीवियस ईयर का नोटिस आया है, इस असेसमेंट ईयर में आपको ये करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, कॉम्प्लिकेटेड था। इन सबको कंप्लीट क्या कर दिया गया, कंप्लीटली विड्रॉल कर लिया गया, इन सबको कंप्लीटली क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब नाउ एट प्रेजेंट क्या है, सिर्फ एक ही ईयर है, क्या, टैक्स ईयर। क्या ईयर है, टैक्स ईयर। अब आप एक सिंपल वर्ड यूज करोगे, क्या, टैक्स ईयर। अब ऐसा कुछ नहीं है प्रीवियस ईयर करंट ईयर। नो डाउट टैक्सेशन की स्कीम वही है जो हम स्लैब रेट्स पढ़ रहे थे, 12 लाख तक की न्यू रिजिम में इनकम फ्री है, अगर पुराने रिजिम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, नो डाउट बिल्कुल सेम है वो चीजें। बट ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया तो पूरी रूप काया ही बदल गई, नहीं। जब भी कोई नया एक्ट आता है, ऑब्वियसली उसके लिए पुराना एक्ट क्या करता है, एक बेस का काम करता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एज इट इज सेम है। सैलरी की कंप्यूटेशन आप वैसे ही करोगे, हाउस प्रॉपर्टी वैसे ही कंप्यूट होगी, पीजीबीपी वैसे ही कंप्यूट होगा, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज वैसे ही कंप्यूट होंगे। 5 ही हेड हैं जैसे पहले थे, पहले की तरह ग्रोस टोटल, टोटल इनकम सब कुछ है। बट कुछ चेंजेस हुए हैं, हमें बेसिकली यहाँ पर वो पढ़ने हैं जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में चेंजेस हुए हैं। तो वन ऑफ द फोरमोस्ट चेंज क्या है,
टर्मिनोलॉजी में चेंज हुआ है। पहले हम प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की बात करते थे, अब हमने इन दोनों को रिप्लेस करके सिर्फ एक ही ईयर को टर्म का नाम दे दिया, दैट इज टैक्स ईयर। मतलब वो टैक्स ईयर जिसमें आप इनकम अर्न कर रहे हो, और एक टैक्स ईयर जिसमें आप क्या कर रहे हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो। दोनों के लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे, टैक्स ईयर। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि ये कौन सा ईयर चल रहा है, ये ईयर चल रहा है हमारा 26-27, तो ये मेरा क्या हो गया, टैक्स ईयर हो गया। अब इसमें मैं कौन सी इनकम पर रिटर्न फाइल करूंगी, जो मैंने 25-26 में कमाया था। इनकम अर्नड और रिटर्न फाइल बिल्कुल सेम है, बट टर्म्स के नेम चेंज कर दिए गए हैं। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह अब क्या ईयर हम यूज करते हैं, अब हम यूज करते हैं टैक्स ईयर। आई होप समझ आया होगा कि टैक्स ईयर का क्या कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमारे पास क्या चेंज आया, एक मिनट दीजिए मुझे। इसके बाद हमारे पास क्या चेंज आया, इसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारे आईटीआर के फॉर्म्स हैं, जैसे हमारे पास आईटीआर के कितने फॉर्म्स हैं, ये हम करेंगे आगे। जैसे आज तो फर्स्ट क्लास है इनकम टैक्स की, मैं धीरे धीरे करके कोशिश करूंगी आपको सब समझाने की। आईटीआर के हमारे पास 1 से लेकर टोटल 7 फॉर्म्स होते हैं। इनमें से एक 1 को नाम दिया जाता है सहज का, सहज। और आईटीआर 4 का नाम है सुगम। आईटीआर 4 का नाम है सुगम। मैं बताऊंगी किसी वीडियो में कौन सा फॉर्म कौन सा एसएससी भर सकता है, ये सब मैं बताऊंगी क्लास में। तो आईटीआर के जो 7 फॉर्म्स थे ना, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि हम ये जो आईटीआर भरने का प्रोसीजर है उसको बहुत ज्यादा सिंपल कर देंगे। सिंपल इन द सेंस, जो टेक्स्ट की लैंग्वेज है उसको बहुत ज्यादा सिंपल करेंगे। उसकी रीच एक लेमैन तक भी पहुंचनी चाहिए, ताकि अगर कोई अपनी आईटीआर फाइल करना चाहता है तो वो अपनी आईटीआर खुद से भी भर सके। और इवन इन्होंने बहुत कुछ सिंपल किया भी है। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 तो कंपैरेटिवली सिंपल है, बाकी सब फॉर्म्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। आईटीआर 1 और 4 तो काफी सिंपल है भी है, स्टिल ये उसमें प्रोसीजर में है, इन प्रोसेस है ये चीजें कि आईटीआर फॉर्म को क्या किया जा रहा है, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई किया जा रहा है, ताकि क्या किया जा सके, ताकि हर एक नॉर्मल टैक्स पेयर भी, जो लेमैन है जिसके पास कॉमर्स की टैक्सेशन की एज सच कुछ खास नॉलेज नहीं है, वो भी अपनी आईटीआर को खुद से भर सकता है। अगली हम बात करते हैं कि जो न्यू टैक्स है उसने जो रिबेट थी हमारी, जो रिबेट हमें 87A में क्लेम होती थी, 87A में, अगर मैं पुराने टैक्स की बात करूं, ओल्ड रिजीम जहां पर लगती थी, ओल्ड रिजीम में किसी भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर के पास कितनी रिबेट वो क्लेम कर सकता था, मैक्सिमम अप टू 12,500 रुपए। कितनी रिबेट क्लेम कर सकता था, मैक्सिमम अप टू 12,500 रुपए। बट अब ये जो न्यू इनकम टैक्स आया, इससे पहले ये एक फाइनेंस बिल भी आ चुका था, जिसमें न्यू रिजीमे में इस रिबेट को कितना कर दिया गया, मैक्सिमम 60,000 रुपए। कितना कर दिया गया इसको, मैक्सिमम 60,000 रुपए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो रिबेट है ये किसको, मतलब कौन सी इनकम पर क्लेम हो सकती है। तो हमें ये ध्यान देना होता है कि ये जो रिबेट है सिर्फ उन्हीं इनकम पर क्लेम हो सकती है जिन इनकम पर आप स्लैब रेट के थ्रू क्या लगाते हो, टैक्स लगाते हो। जिन इनकम पर आप स्लैब रेट्स के थ्रू क्या लगाते हो, टैक्स लगाते हो। ऐसी इनकम जिन पर फ्लैट रेट लगता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ऐसी इनकम जिन पर फ्लैट रेट लगता है, जैसे एलटीसीजी की अगर हम बात करें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एसटीसीजी की अगर हम बात करें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जैसे हम बात करें कैजुअल इनकम की, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, ये सब क्या है, जिन पर फ्लैट रेट लगता है। तो फ्लैट रेट वाली इनकम को कभी भी आप रिबेट के अंदर कंसीडर नहीं कर सकते। फ्लैट रेट वाली इनकम पर हमेशा जो भी फ्लैट रेट है उनका 12.5 है या 20 है या 30 है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे किस पर कितना परसेंट है टैक्सेशन, वो उतना लगेगा ही लगेगा। उनको रिबेट के अंदर आप इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बात करूं सैलरी की, सैलरी स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है। जैसे मैं बात करूं हाउस प्रॉपर्टी की, हाउस प्रॉपर्टी स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है। जैसे मैं बात करूं पीजीबीपी की, मतलब बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम, ये भी स्लैब रेट से टैक्सेबल होती है। जैसे मैं बात करूं अगर कैपिटल गेन्स की, कैपिटल गेन्स पर ऑलमोस्ट क्या लगता है, फ्लैट रेट लगता है। सेम एज अदर सोर्सेज में भी ना कुछ ऐसे इनकम है, जैसे अगर कैजुअल इनकम है जो अदर सोर्सेज का ही पार्ट होती है, उस पर भी क्या लगता है, फ्लैट रेट। तो जब भी हम रिबेट की बात करते हैं, जो 87A का प्रोविजन है, वो रिबेट सिर्फ उन इनकम पर ही आप क्लेम कर सकते हो जिन पर आप कौन सी रेट से टैक्स लगाते हो, स्लैब रेट से टैक्स लगाते हो। कौन सी रेट से टैक्स लगाते हो, स्लैब रेट से। तो जो हमारा न्यू इनकम टैक्स आया, इनकम टैक्स एक्ट आया, उसने क्या किया, जो हमारे पास 12 लाख रुपए तक की इनकम है किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल की,
उस 12 लाख तक की इनकम को क्या कर दिया गया, टैक्स फ्री कर दिया गया। 12 लाख तक की इनकम को क्या कर दिया गया, टैक्स फ्री कर दिया गया। इसने एक और एक्स्ट्रा प्रोविजन भी ऐड किया कि जो सैलरीड पर्सन है, जो अपनी इनकम किसके थ्रू अर्न कर रहे हैं, सैलरी के थ्रू अर्न कर रहे हैं। पहले क्या था, जो हमारा पुराना एक्ट था सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 में, वो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी क्लेम कर सकता था, 50,000 रुपए। कितनी स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकता था, 50,000 रुपए। बट ये जब न्यू रिजीम लॉन्च हुई, हमारी जो नया बजट पेश हुआ था पार्लियामेंट में, उस न्यू रिजीम में इस 50,000 को भी रिप्लेस कर दिया गया। एट प्रेजेंट एक सैलरीड इंडिविजुअल अपनी स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी क्लेम कर सकता है, 75,000 रुपए। नाउ आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का क्या मतलब होता है, जब किसी इंडिविजुअल की ग्रोस सैलरी, एक होता है वर्ड ग्रोस सैलरी और एक वर्ड होता है नेट सैलरी। नेट सैलरी का क्या मतलब होता है, ऐसी सैलरी जिसको आप टैक्सेबल इनकम में ऐड करोगे। जब हम ग्रोस टोटल इनकम निकालते हैं, ऐसी सैलरी जिसको आप ग्रोस टोटल इनकम निकालते हुए क्या करोगे, ऐड करोगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी का मतलब होता है नेट सैलरी से पहले की सैलरी। तो हम क्या करते हैं, लेट सपोज किसी पर्सन ने 18 लाख रुपए सैलरी अर्न की पूरे साल में, तो हम क्या करेंगे, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे, कितने की, 75,000 की। इसका मतलब वो इंडिविजुअल अब जो अपना टैक्सेशन पे करेगा, अगर मैं सैलरी इनकम की बात करूंगी, तो 17,25,000 की इनकम पर ही टैक्सेशन पे करेगा, उसी पर वो अपनी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेगा। तो इसका मतलब उस पर्सन को, जो सैलरीड पर्सन है, उसको अलग से कितने रुपए का बेनिफिट दे दिया गया, 75,000 रुपए का। 50,000 का बेनिफिट तो पहले भी ले रहा था, कितने से इंक्रीज कर दिया गया, +25 से। अब 25,000 रुपए का उसको नए इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 है, उसके अकॉर्डिंग 25,000 रुपए का एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। आई होप क्लियर होगा। अगर मैं बात करूं, जैसे हमने सैलरी की बात की, सैलरी में ये चेंज हुआ। अगर मैं बात करूं हमारे नेक्स्ट हेड की, हाउस प्रॉपर्टी की, हाउस प्रॉपर्टी की, हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्या होता है, वही स्लैब रेट से टैक्सेबल इनकम निकलती है। हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रॉपर्टी आपने उसे रेंट पर दिया हुआ है, जिसे हम लेट आउट प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसकी हम क्या निकालते हैं, उसकी हम ना एनुअल वैल्यू निकालते हैं। एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू में से ना हम पहले क्या करते थे, जो हमारा 1961 का एक्ट था, 30% की ना स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड की गई थी हमें। जो 1961 का एक्ट था हमारा, उसमें क्या की गई थी, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड की गई थी। जब एनुअल वैल्यू में से हम इसको माइनस करते थे, तब हमारी आती थी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो हमारा टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने बोला कि आप जिस हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे रहे हो, अब रेंट पर देने के बाद उस हाउस प्रॉपर्टी में टाइम टू टाइम बहुत सारे खर्चे होते हैं। लेट सपोज आपको उस हाउस प्रॉपर्टी या बिल्डिंग या पीजी जो भी आपने बनाया है, आपने उसको रेंट पर दिया हुआ है, कोई भी कमरा है, फ्लैट है, रेंट पर दिया हुआ है, टाइम टू टाइम उसको रिपेयर भी करवानी पड़ेगी, उसकी मेंटेनेंस भी लगेगी, कोई हाउस टैक्स भी होगा उसका, और प्लस उसकी व्हाइट वॉश वगैरह भी होगी, कोई वाटर बिल भी होगा, बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस होंगे। आपको ना वो सब एक्सपेंडिचर्स अलाउड नहीं है कि मैं कहूं कि एनुअल वैल्यू में से मैं उन एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर सकती हूँ, नहीं। गवर्नमेंट ने हमें बोला कि आप इन सब जो एक्सपेंसेस हैं, उन्हीं के कंपनसेटरी तौर पर आप क्या ले लो, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो। जब एनुअल वैल्यू में से 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाती है, तो जो रिमेनिंग 70% वैल्यू बनती है, उसको आप पहले क्या करते थे, टैक्स लायबिलिटी में कंप्यूट करते थे। सेम एज जो हमारा नया एक्ट आया, कौन सा एक्ट, जो हमारा 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट भी हो चुका है, आईटी एक्ट 2025, उसमें भी ये सेम प्रोविजन है। जैसे पुराने एक्ट में था 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसमें भी 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन है। और एक और चीज, जैसे हम पहले क्या करते थे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की इंटरेस्ट को भी माइनस करते थे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की इंटरेस्ट को माइनस करते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर जहां से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता था। सेम एज ये प्रोविजन भी बिल्कुल एज इट इज सेम है। इसमें भी नए इनकम टैक्स एक्ट ने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। जैसे पहले 30% के स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होती थी, वैसे ही आज की डेट में माइनस होती है। जैसे पहले 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपकी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की इंटरेस्ट अलाउड थी, वैसे ही आज भी अलाउड है। तो ये चीजें बिल्कुल सेम है, कोई एज सच डिफरेंस नहीं आया है। सैलरी में क्या डिफरेंस आया,
25,000 रुपए की इनकम एक्स्ट्रा पर टैक्सेशन लगने लग गया। हाउस प्रॉपर्टी में एज सच कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। सेम एज अगर मैं पीजीबीपी की बात करूं, कैपिटल गेन्स की बात करूं या अदर सोर्सेज की बात करूं, इन हेड्स का नाम वही है। जो हम इनमें इनकम पहले लेते थे, वही इनकम हम आज की डेट में भी क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। वही इनकम, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अदर सोर्सेज की, इंटरेस्ट इनकम लेते थे, डिविडेंड इनकम लेते थे, रॉयल्टी लेते थे, अलाउंसेस लेते थे एमपीएमएलए के, सेम एज हम उनको भी ले रहे हैं। प्लस जो टैक्सेशन का पैटर्न है वो एग्जैक्ट वही है जो हम पहले भी यूज करते थे। बस स्लैब रेट्स में हमें क्या करना है, न्यू रिजीम अगर हमें फॉलो करनी है, न्यू रिजीम फॉलो करेंगे। ओल्ड रिजीम ऑप्ट करनी है तो ओल्ड रिजीम ऑप्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या चेंजेस आया, नेक्स्ट हमारे पास ये चेंज आया कि, एक मिनट दो मुझे, नेक्स्ट हमारे पास क्या चेंज आया, जो न्यू रिजीम थी जिसको बिल में पास किया गया, न्यू रिजीम जिसको हम डिफॉल्ट रिजीम भी बोलते हैं। डिफॉल्ट रिजीम इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए कि डिफॉल्ट रिजीम कौन सी होती है, न्यू रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम बोला जाता है। मुझे एक मिनट दीजिए प्लीज, जस्ट गिव मी अ मिनट। जो न्यू रिजीम है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट रिजीम भी बोलते हैं। डिफॉल्ट रिजीम का क्या मतलब है कि अगर कोई असेसी, अगर कोई टैक्स पेयर आईटीआर फाइल करते हुए सिलेक्ट ही नहीं करता कि उसे कौन सी रिजीम से टैक्स भरना है, तो ऑटोमेटिकली कौन सी रिजीम एप्लीकेबल हो जाती है उसके ऊपर, न्यू रिजीम। चलिए आइए समझते हैं कि न्यू रिजीम होती क्या है। न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग ना एक मेजर चेंज आया कि जो हमारा ओल्ड रिजीम था, रिजीम का मतलब होता है टैक्सेशन स्कीम, कि टैक्स लगता कैसे है, टैक्सेशन पैटर्न। जो हमारा ओल्ड रिजीम था उसने क्या किया हुआ था, उसने टैक्स पेयर्स को ना एज के अकॉर्डिंग बांटा हुआ था, टैक्स पेयर्स को एज के अकॉर्डिंग बांटा हुआ था। पर जो ये न्यू रिजीम थी ना, उसने एज वाले क्राइटेरिया को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। चाहे किसी की एज 50 है, चाहे 60 है, चाहे 80 है, चाहे 25 है, वो सब एक से कॉमन स्लैब रेट बनाई गई। उसी कॉमन स्लैब रेट से क्या भरेंगे, अपनी आईटीआर भरेंगे, उसी कॉमन स्लैब रेट से अपना टैक्सेशन कंप्यूट करेंगे। तो हमारी जो न्यू रिजीम है बहुत ही सिंपल है। जहां पर इनकम की बात करते हैं, फोर का मल्टीपल फॉलो हो रहा है, और जहां पर हम टैक्स रेट की बात करते हैं वहां पर 5 का मल्टीपल फॉलो हो रहा है। बहुत ही सिंपल रिजीम बनाई गई। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट, अगर किसी भी असेसी की 0 से 4 लाख तक के बीच में कोई इनकम है, 0 से 4 लाख तक के बीच में कोई टोटल इनकम है, तो उसको कुछ भी टैक्स नहीं भरना, कोई भी टैक्स उसको नहीं भरना। अगर उसकी इनकम 4 लाख से 8 लाख तक में आ रही है, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा कितना, 5%। अगर किसी की इनकम 8 लाख से 12 लाख के बीच में आ रही है, तो उस पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 10%। अगर किसी की इनकम 12 लाख से 16 लाख के बीच में आ रही है, उस पर कितना परसेंट से टैक्स लगेगा, 15%। अगर किसी की इनकम 16 to 20 लैक्स में आ रही है, उस पर टैक्स लगेगा 20%। अगर किसी की टैक्सेबल इनकम 20 से 24 लैक्स के बीच में आ रही है, 25%। और हमारे इंडिया में जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्सेशन है दैट इज 30%। वो कब अप्लाई होगा, अगर आप 24 लाख से ऊपर की इनकम कमा रहे हो, तो आपको हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स भरना पड़ेगा, दैट इज 30%। तो न्यू रिजीम में क्या किया गया, मैंने अभी आपको बताया था, न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग 12 लाख रुपए तक की इनकम क्या है, टैक्स फ्री है। क्या है, 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री। अब आप बोलोगे कि 12 लाख रुपए तक की इनकम तो मैंने टैक्स फ्री बोली, पर यहां तो मैं टैक्स लाइबिलिटी निकाल रही हूँ। तो मैंने आपको एक और एक्स्ट्रा चीज बताई थी कि आपको क्या मिलती है, रिबेट मिलती है। कितने रुपए की रिबेट मिलती है, न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग 60,000 रुपए की। अब आप देखो, 0 से 4 लाख तक में कोई टैक्स नहीं है, मतलब जीरो। 8 लाख से 4 लाख के बीच में कितने रुपए बन गए, 4 लाख बन गए। 4 लाख का 5% कितना हो गया, 20,000। कितना हो गया, 20,000। नेक्स्ट है 8 लाख से 12 लाख के बीच में भी कितने बन गए, 4 लाख। 4 लाख का 10% कितना हो गया, 40,000। इसका मतलब 12 लाख रुपए तक इनकम पर कितनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है किसी भी इंडिविजुअल की, 60,000 रुपए। और यही 60,000 रुपए हमें 87A में हम क्या क्लेम कर सकते हैं, रिबेट। क्या क्लेम कर सकते हैं, रिबेट। तो जब आप 60,000 रुपए में से 60,000 रुपए की ही रिबेट को माइनस कर दोगे, तो इसका मतलब उस इंडिविजुअल की उस टैक्स ईयर की टैक्स लायबिलिटी क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। क्या बन जाएगी, जीरो। अब आप बोलोगे कि ये टैक्स लायबिलिटी तो जीरो बन गई,
मैंने एक और चीज बोली थी, आपको इतना ध्यान रखना है, ऐसा ना हो आपकी टोटल इनकम के अंदर कोई फ्लैट रेट वाली इनकम इंक्लूड हो, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंक्लूड है, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंक्लूड है, या कैजुअल इनकम इंक्लूड है। ये तीनों ऐसे एग्जांपल्स है जिन पर क्या लगता है, फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब एक स्पेसिफिक परसेंटेज लगता है। तो जब भी हमारी टोटल इनकम में फ्लैट रेट वाली इनकम इंक्लूड होगी, हम डायरेक्ट उसको रिबेट नहीं अलाउड कर सकते। हमारा टैक्स लॉ क्या बोलता है, ऐसी इनकम पर रिबेट मिलती है जिन पर क्या लगती है, स्लैब रेट, और जिन पर फ्लैट रेट लगती है उन पर उसी फ्लैट रेट से आपको टैक्स पे करना ही करना पड़ता है। डजेंट मैटर आपकी इनकम 12 लाख के अंदर आ रही है, डजेंट मैटर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर जा रही है, आपको जो एक डिफाइंड फ्लैट रेट है, लेट सपोज एसटीसीजी अगर मैं बात करूं, या कैजुअल इनकम की मैं बात करूं, 30% टैक्स रेट है। तो चाहे आप 15,000 रुपए कमाओ, चाहे आप 15 लाख रुपए कमाओ, आपको 30% की रेट से टैक्स देना ही देना है। वो मैटर नहीं करेगा कि आप रिबेट के प्रोविजन के अंडर आ रहे हो या नहीं आ रहे। ध्यान रखोगे, रिबेट सिर्फ कब लगती है, जब आप स्लैब रेट्स पर आते हो। जब आप फ्लैट रेट पर आते हो तब आप रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। एक ये चेंज था। इसके बाद अगर मैं बात करूं ओल्ड रिजीम की, एक बार हम ओल्ड रिजीम पे डिस्कस करते हैं। ओल्ड रिजीम में क्या था, ओल्ड रिजीम में ना टैक्स पेयर को कैसे कैटेगराइज किया हुआ था, एज के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया हुआ था। कैसे, एज के अकॉर्डिंग। एज के अकॉर्डिंग उन्होंने असेसी को ना 3 पार्ट्स में बढ़ाया बताया। एक होते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल, एक होते हैं सीनियर सिटीजन, और एक होते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन। एक होते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल, मतलब जिनकी एज 60 तक होती है। जिनकी एज 60 से ज्यादा होती है और 80 तक होती है वो होते हैं सीनियर सिटीजन, और जिनकी एज 80 ईयर से ज्यादा होती है वो होते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। तो जो हमारी ओल्ड रिजीम थी उसने नॉर्मल इंडिविजुअल्स को बोला कि उनकी जो फर्स्ट पहली 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है वो क्या है, टैक्स फ्री। उनको पहले 2.5 लाख तक की इनकम पर एक सिंगल पैनी, एक सिंगल रुपया भी टैक्स नहीं भरना। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, नेक्स्ट उनकी 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक की इनकम पर कितना परसेंट टैक्स चार्ज होगा, 5%। नेक्स्ट 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 20%। और अगर वो पर्सन, वो इंडिविजुअल अगर 10 लाख से ज्यादा रुपए कमा रहा है तो कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 30%। ये तो किस केस में था, ये था नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में, जिसको 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर क्या दी गई, एग्जम्पशन दी गई। अगर मैं सीनियर सिटीजन की बात करूं तो इसको 2.5 की बजाय ना एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया। इसको पहले 3 लाख तक की इनकम पर क्या कर दिया गया, टैक्स फ्री। इसको पहले 3 लाख तक की इनकम पर एक सिंगल रुपया भी टैक्स का नहीं देना। फिर नेक्स्ट 3 लाख से लेकर 5 लाख तक की इनकम पर वो कितना टैक्स देगा, 5% की रेट से। नेक्स्ट 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम पर वो कितना टैक्स देगा, 20%। और अगर वो पर्सन 10 लाख से ज्यादा इनकम कमा रहा है तो वो कितना परसेंट टैक्स देगा, 30%। जैसे यहाँ पर इनको 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया सीनियर को, सुपर सीनियर को डबल बेनिफिट दे दिया गया। जैसे यहाँ पर 2.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री थी, तो इनके लिए क्या कर दी गई, पहले 5 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया। फिर 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पर सीधा रेट को जंप कर दिया गया, 20%। और मोर देन 10 लैक्स कितनी हो जाएगी, 30%। कितनी हो जाएगी, 30%। अब ये स्लैब रेट्स के थ्रू जो आप निकालते हो उसको तो हम बोलते हैं ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी। ये क्या निकलती है, ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी। इस ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी में दो और चीजें अभी ऐड होती है, एक होती है सरचार्ज और एक होती है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब हम बात करते हैं कि ये सरचार्ज क्या होता है और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या होता है। सरचार्ज, जो सरचार्ज था ना, सरचार्ज का मतलब होता है चार्ज ओवर चार्ज या टैक्स ओवर टैक्स। ये किसके ऊपर लगता है, जो हमारी ग्रोस टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है, जो स्लैब रेट्स और फ्लैट रेट्स लगाने के बाद हमारा ग्रोस टैक्स लायबिलिटी का आंसर निकल कर आता है, सरचार्ज हमेशा उसी पर लगता है। इवन हमारे यूजीसी नेट में क्वेश्चन भी आया हुआ है, सरचार्ज किस पर लगता है, तो आपने ध्यान देना है। सरचार्ज का मीनिंग ही क्या होता है, चार्ज ओवर चार्ज, कि चार्ज के ऊपर चार्ज या टैक्स ओवर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। तो ये टैक्स निकल कर आया जो ग्रोस टैक्स लायबिलिटी का, आप इसी पर लगाओगे। अब लगाओगे किस रेट से, उसके लिए हमारे पास एक टेबल गिवन है,
ओल्ड रिजीम में अलग थी, न्यू रिजीम में अलग है, बस एक रेट का ही डिफरेंस है। एज सच कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। तो हम वन बाय वन करके दोनों रिजीम की टेबल को यही डिस्कस कर लेते हैं, ओल्ड रिजीम की और न्यू रिजीम की। ओल्ड रिजीम में क्या था और न्यू रिजीम में, दोनों में एक कॉमन चीज है, पहले 50 लाख रुपए तक की इनकम पर आपका सरचार्ज जीरो है। फर्स्ट 50 लाख तक की इनकम पर कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा, सरचार्ज क्या है, जीरो है। तो हम यहाँ पर ओल्ड रिजीम में आते हैं, फर्स्ट 50 लाख तक की इनकम पर कोई भी सरचार्ज नहीं है, नील। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, 50 लाख से लेकर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की इनकम पर कितना परसेंट सरचार्ज है, 10%। कितना परसेंट सरचार्ज है, 10%। अगर मैं आगे बात करूं, नेक्स्ट 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक की इनकम पर कितना परसेंट है, 15%। आगे अगर हम बात करें, 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की इनकम पर कितना परसेंट सरचार्ज है, 25%। और अगर कोई इंडिविजुअल 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम अर्न कर रहा है, मोर देन 5 करोड़, तो उसके ऊपर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सरचार्ज चार्ज होगा, कितना, 37%। ये तो हमारी ओल्ड रिजीम की बात थी। अगर मैं न्यू रिजीम में आती हूँ, न्यू रिजीम में मेजर क्या चेंज हुआ, ऑलमोस्ट चीजें बिल्कुल सेम है, बस इस जो 37% वाला रेट था ना, इसको खत्म कर दिया गया। न्यू रिजीम में हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज कितनी है, 25%। मतलब 50 लाख रुपए तक की इनकम पर तो जीरो, कोई सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की इनकम पर आप 10% की रेट से सरचार्ज पे करोगे। 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक की इनकम पर आप 15% की रेट से सरचार्ज पे करोगे। 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की इनकम पर 25% से सरचार्ज पे करोगे। और अगर 5 करोड़ से ज्यादा भी है, तो भी आप 25% की रेट से ही क्या पे करोगे, सरचार्ज पे करोगे। सरचार्ज का आपको मीनिंग ध्यान रखना है, सरचार्ज का मीनिंग होता है चार्ज ओवर चार्ज या टैक्स ओवर टैक्स। लगता किस पर है, जो ग्रोस टैक्स लायबिलिटी हमारी, जैसे स्लैब रेट्स लगाई, फ्लैट रेट्स लगाई, स्लैब रेट और फ्लैट रेट को लगाने के बाद जो आंसर निकलता है, उस आंसर पर हमेशा क्या लगता है, सरचार्ज लगता है। सरचार्ज लगाने की एक टेबल होती है, आपको उसको टेबल को फॉलो करना पड़ता है। सरचार्ज लगाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप हमारा क्या हुआ, ग्रोस टैक्स लायबिलिटी निकालना। दूसरा स्टेप हमारा क्या हुआ, अगर सरचार्ज अप्लाई है, इफ एप्लीकेबल, इसको निकालना। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है, एक्स्ट्रा चार्ज है। ये एक स्पेसिफाइड रेट से लगता है, क्या रेट है, 4%। अब ये लगता किस पर है, ग्रोस टैक्स लायबिलिटी में अगर सरचार्ज क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, ग्रोस टैक्स लायबिलिटी में सरचार्ज को जब हम ऐड कर देते हैं, इन दोनों को मिला के जो आंसर आता है उस पर हम क्या ऐड करते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितने परसेंट से, 4% से। इन सब का टोटल करके हमारा क्या आता है आंसर, नेट टैक्स लायबिलिटी। मैं आपको एक दो क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई पर्सन है, उसकी इनकम है, लेट सपोज 10,50,000 लेते हैं। कोई इंडिविजुअल है, उसकी इनकम है 10,50,000। वो कह रहा है आप इसकी ना टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर कर बता दो। हम दोनों रिजीम से इसको निकालने की कोशिश करते हैं। एक है हमारी ओल्ड रिजीम, एक है हमारी न्यू रिजीम। अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता, हम ये मानकर चलते हैं कि ये नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो मैं यहाँ पर आपको नॉर्मल इंडिविजुअल ही फॉलो कर कर दिखा रही हूँ। नॉर्मल इंडिविजुअल में क्या है, पहले 2.5 लाख तक की इनकम पर तो कोई भी टैक्स नहीं है, नील। नेक्स्ट 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक की इनकम पर कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, 5%। नेक्स्ट 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम पर कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, 20%। और अगर मोर देन 10 लाख है, मोर देन 10 लाख है तो कितना लग रहा है, 30%। तो लगाते हैं, पहले 2.5 लाख पर जीरो टैक्स, अगले 2.5 लाख पर, 2.5 लाख से 5 लाख 2.5 लाख, 2.5 लाख का 5% कितना हो गया, 12,500। नेक्स्ट है 5 लाख से 10 लाख, कितने हो गए, 5 लाख रुपए हो गए। 5 लाख का 20% कितना हो गया, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट है मोर देन 10 लाख। अब मैंने आपको जो सिचुएशन दी थी वो 10,50,000 की दी थी। 50,000 रुपए पर 30% कितना हो गया, 15,000। तो ये मेरे पास टोटल आ गया 1 लाख 110 120 127,500। अब ये तो मेरी क्या निकल कर आई, ये तो मेरी जीटीएल निकल कर आई, दैट इज ग्रोस टैक्स लायबिलिटी। इसमें मुझे अगर देखना होता है कि क्या ये जो स्टेटमेंट थी टोटल इनकम की, क्या ये सरचार्ज के प्रोविजन के अंडर आती है, तो मैंने आपको बताया था, पहले 50 लाख रुपए तक की इनकम
सरचार्ज से फ्री है, उस पर सरचार्ज नील होता है, जीरो। तो ये जो इनकम का मैंने ऑप्शन लिया, जो मैंने पार्ट लिया 10,50,000 विच इज वेरी लेस देन 50 lakhs, तो यहाँ पर जीरो, कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। सरचार्ज के बाद अगला स्टेप क्या था? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस किस रेट से लगता है? 4% से। आप क्या करोगे? 1,27,500 का 4% निकालोगे। 4% की वैल्यू आएगी 4 5 20, 2 4 18 29 30, 4 दूनी 8, 4 1 कम, 1 मिनट, 4 और 1 5, 1 मिनट दो मुझे, 0 0, 4 5 20, 0 2, 4 7 18 29, 4 दूनी 8 3 11, 4 1 4 1 5, ठीक है। सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ गया मेरा 5100, ऐड कर दो 1,32,600, मेरी क्या आ गई? NTL, दैट इज नेट टैक्स लाइबिलिटी। आई होप क्लियर होगा कि हम कैसे टैक्सेशन कंप्यूट करते हैं। आपके पास पेपर में बिल्कुल सिंपल सी फिगर पूछ सकता है, इफ एन इंडिविजुअल इज अर्निंग ए टोटल इनकम ऑफ दिस दिस दिस, कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी, कंप्यूट हिज ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी, कंप्यूट हिज नॉट नेट टैक्स लाइबिलिटी। वो सरचार्ज वाली फिगर भी दे सकता है, मतलब 50 लाख से क्रॉस वाली फिगर, 50 lakhs प्लस भी दे सकता है और लेस देन 50 lakhs भी दे सकता है। यू शुड क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको पता होगा कहाँ पर क्या चीजें लगेंगी, तो बहुत इजी है। अगर मैं न्यू रिजीम की बात करूं तो मैं यहाँ से देखकर ही बता दूंगी। न्यू रिजीम में मैंने क्या बताया था? 12 lakhs तक की इनकम क्या है? टैक्स फ्री। 12 lakhs तक की इनकम क्या है? टैक्स फ्री। तो 10,50,000 इज लेस देन 12 lakhs, तो मैं यहाँ पर सीधा आंसर दूंगी, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड है। तो हमारे पास एक आंसर में मिलेगा जीरो टैक्स या निल, टैक्स लायबिलिटी या नेट टैक्स लायबिलिटी इक्वल्स टू निल। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? जीरो। नेट टैक्स लायबिलिटी क्या है? निल। एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं जिसमें सरचार्ज भी लगता है। एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं जिसमें सरचार्ज भी लगता है। 1 मिनट दीजिए मुझे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक फिगर लेते हैं 60 lakhs की। इसको मैं न्यू रिजीम से सॉल्व कर कर दिखाती हूँ। 60 lakhs की न्यू रिजीम में क्या था? 0 से 4 lakhs पर निल, 4 लाख से 8 lakhs पर 5% लगाओ। 4 लाख से 8 लाख के बीच में 4 लाख रुपीज हो गए। 4 लाख रुपीज का 5% कितना हो गया? 20,000। 8 लाख से लेकर 12 lakhs तक पर भी 5%, फिर से 4 लाख रुपीज हो गए, सॉरी 10% आ जाएगा। फिर से 4 लाख रुपीज आ गए। 4 लाख रुपीज का 10% कितना हो गया? 40,000। नेक्स्ट है हमारा 12 लाख से 16 lakhs, फिर से हमारे पास 4 lakhs हो गए। 4 lakhs का, सॉरी 40, हाँ 4 lakhs हो गए। 4 lakhs का 15% कितना हो गया? 60,000। नेक्स्ट आ जाएगा 16 lakhs से 20 lakhs, 20%, ये आ जाएगा हमारा 80,000। नेक्स्ट आ जाएगा 20 से 24 lakhs, 25%, ये आ जाएगा 1 लाख। और मोर देन 24 lakhs जितना भी है उस पर 30%। अब मेरी टोटल इनकम थी 60 लाख रुपए, 24 lakhs तक का काम मैं यहाँ कर चुकी हूँ, तो मेरे पास कितना रिमेनिंग रह गया? 36 lakhs। 36 lakhs का 30%, 6 18 9 10, 10,80,000। करो ऐड। 1080 प्लस 1 लाख, 11,80,000। 1 मिनट दीजिए, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, फटाफट से हो जाएगा। 10,80,000 प्लस 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000। तो यहां से मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आई वो आई 13,80,000। ये मेरी क्या निकल कर आई? GTL, दैट इज 13,80,000 रुपए। अब मैंने आपको बताया था, चाहे न्यू रिजीम हो चाहे ओल्ड रिजीम हो, अगर किसी पर्सन इंडिविजुअल की टोटल टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ऊपर जाएगी, ही हैज टू बी पे सरचार्ज, उसको सरचार्ज देना ही देना पड़ेगा। अब सरचार्ज लगेगा किस रेट से? मैंने बताया था 50 लाख तक की इनकम पर तो सरचार्ज है ही नहीं। 50 लाख से 1 करोड़ तक के बीच में अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम वेरी करती है, यू हैव टू पे 10% सरचार्ज। तो अब हमारे पास 60 lakhs है, 60 lakhs इसी टेबल में लाई करता है, तो हमारा सरचार्ज का रेट कितना परसेंट लगेगा? 10%। नाउ द क्वेश्चन अराइज, आपके माइंड में डाउट आएगा लगेगा किस पर?
तो सरचार्ज का मतलब है टैक्स ओवर टैक्स या चार्ज ओवर चार्ज, चार्ज के ऊपर ही चार्ज लगेगा। तो ये मेरा ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी ये चार्ज है, इसका 10% ये हो जाएगा 1,38,000। आप इसको ऐड करोगे 13,80,000 के अंदर आप 1,38,000 ऐड करोगे, ये बन जाएगा 15,18,000। ये हमारी क्या आ गई, सरचार्ज के बाद की इनकम आ गई। मैंने आपको बताया था एक और स्टेप है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितनी रेट से, 4% की रेट से। तो आपको क्या करना है, 15,18,000 पर 4% की रेट से क्या लगाना है, सरचार्ज। वो आ जाएगा मेरा 60,720 रुपीज। ऐड करोगे 15,18,000 में आप 60,720 ऐड करोगे, 15,78,720 आपकी क्या आ जाएगी, NTL, नेट टैक्स लायबिलिटी, विच यू नीड टू पे, जो आपको पे करनी है एक असेसी को। आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको बेसिकली कुछ रिफॉर्म्स बताए। जो हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट आया वो कब आया था, 11 अगस्त को लोकसभा में, 12 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ, 21 को कहाँ पास हुआ था, प्रेसिडेंट की असाइन मिली थी। उसके बाद एनफोर्स कब हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है 1 अप्रैल 2026 से। इसमें मेजर एक चेंज आया था टर्म में, पहले असेसमेंट और प्रीवियस ईयर वाली टर्म थी, आज की डेट में टैक्स ईयर वाली टर्म आप यूज कर रहे हो। कुछ न्यू रिजीम के चेंजेस थे, ओल्ड रिजीम के चेंजेस थे। मैंने आपको न्यू रिजीम सिखाई, ओल्ड रिजीम सिखाई, सिर्फ मैंने अभी आपको स्लैब रेट सिखाई है। आगे आने वाली अपकमिंग क्लासेस में मैं आपको फ्लैट रेट भी समझाऊंगी। मैं बताऊंगी पर्सन क्या होता है, एसएससी क्या होता है, जीटीआई क्या होती है, टीआई क्या होती है, कैजुअल इनकम क्या होती है। हम मतलब 7-8 क्लासेस में जो हमारा यूपी पीजीटी का इनकम टैक्स का सिलेबस है उसको कोशिश करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर करने की, प्लस प्रैक्टिस में एमसीक्यूज भी करने की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको नॉलेज मिली होगी टैक्स की। तो यहाँ तक के लिए हम आज की